परिवार के सबसे नए सदस्य हैं और हमें खुशी है कि ये एक बेहतरीन डॉक्टर के रूप में इन्होंने हम लोगों को ज्वाइन किया है। तो ये आजमगढ़ के मेडिकल फील्ड में इनके आने से मैं यही कहूँगा कि अपनी फील्ड के बड़ी बेहतरीन लोग। एक मौका था तो मैंने सोचा कि एक परिचय भी होगा आपस में आप सभी लोगों का, इसलिए डॉक्टर लोगों से भी रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर के आए थे तो फिर मेरी पहचान इनसे नहीं कहूँगा। डॉक्टर अपनी फील्ड के बड़ी बेहतरीन लोग। एक मौका था तो मैंने सोचा कि एक परिचय भी होगा आपस में आप सभी लोगों का, इसलिए डॉक्टर लोगों से भी रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर के आए थे तो फिर मेरी पहचान इनसे नहीं कहूँगा। मेडिकल कॉलेज में तो जाहिर सी बात है जो सबसे नया बंदा रहता है वो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट और सबसे ज्यादा स्किल्ड रहता है, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट ट्रेंड से होकर आ रहा होता है। तो उस मायने में आशीष तिवारी जी बिल्कुल एक अलग होता है। कामनाओं से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आजमगढ़ में एक आर्टिरियो वीनस मैलफॉर्मेशन नॉर्मल ब्रेन को पूरी इमेज को नॉर्मल ब्रेन की इमेज से इस इमेज को इसको एंजियोग्राम कहते हैं। एंजियोग्राम में हमकी नसें दिख रही होती, इसमें नॉर्मल ब्रेन और हड्डी ये दोनों चीजें हटा दी। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे हिस्से में अगर हम इस हिस्से के इस तरफ देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे कितनी कम खून की नसें हैं। ये खून की नस एक ये मुख्य होती है और एक ये मुख्य होती है, जो कि ब्रेन को खून लेकर के जाती है। हमारे नॉर्मल दिमाग की खून की नस कितनी बड़ी होती है, और इस मरीज के ब्रेन के खून की नस एक बहुत बड़े गुच्छे के रूप में कन्वर्ट हो गई थी। और अगर हम देखें तो पूरे ब्रेन में सिर्फ खून की नसों के गुच्छे दिख रहे हैं। इन गुच्छों से सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि मरीज को मृत्यु के झटके आ रहे होते हैं, और साथ में हमेशा ब्रेन हेमरेज का एक रिस्क पेशेंट के साथ रहता है, जो कि कभी भी बहुत ही जटिल कार्य होता है कि आप गुच्छों से इस गुच्छे के अंदर से उन नसों को सेपरेट करें जो नारंग को सप्लाई कर रही हैं, और उन गुच्छों को हटाएं जो कि अकाश है। ये रेयरेस्ट का प्लेयर है, लाखों में किसी इस चीज को हम लोग कहते हैं पेशेंट 6 दिन में पूरी तरीके से स्वस्थ होकर आ जाते हैं। हमने इसको 5 दिन बाद बुलाया है। ये अभी अपने जो रिलेटिव हैं बलिया हैं, ये अभी उसके यहाँ जाके रहेंगे। 5वें दिन हमसे दोबारा मिलेंगे और टाँके वगैरह कट जाएंगे। उसके बाद फिर ये 11 या 12 तारीख को अपने स्वदेश रवाना हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से स्वयं बताएंगे। तो जो नॉर्मल लाइफ है और जब ऑपरेशन के बाद ऑपरेट करने के बाद तो क्या फर्क होगा इसके जीवन में और अब ये पूरी तरह रिस्क नहीं है। और जो झटके की दवाइयाँ भी इनको शुरू की गई थी, एक चीज आपने अच्छा प्रश्न किया, मैं यहाँ एक चीज पर कहूँगा कि अगर ये ऑपरेशन नहीं होता तो ये बिल्ली के झटके की दवा ये जीवन भर खा रहे, क्योंकि अगर वो कारण मौजूद था ब्रेन में और बीच में झटका आता रहता है। ऑपरेशन के द्वारा इस नस के गुच्छे को निकाल देने से अब 2 से 3 साल में इनकी झटके की दवा भी बंद हो जाएगी। तो अब ये इनको नॉर्मल जीवन जैसे पहले था वैसे अब है। प्लस पॉइंट इसके साथ ये है कि इनकी जो दवा भी है वो कुछ समय के बाद बंद हो जाएगी और उसके बाद भूल भी जाएंगे कभी कुछ हुआ भी नहीं। इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं? ये तो अच्छा, एक जो सबसे छोटा पेशेंट था हमारा वो 9 साल का था, और जो सबसे उम्रदराज महिला थी हमारी वो 50 साल। तो ये किसी भी एज ग्रुप में प्रभावित कर सकता है और किसी भी एज ग्रुप में प्रेजेंट कर सकता है। जैसे ये गुच्छा इनको शुरू से रहा होगा, लेकिन इनको पता चला लगभग 40-42 साल की उम्र जब इन्हें मिर्गी कह सकता है। तो कहीं न कहीं से गुच्छे शुरू से हम लोगों के दिमाग में पड़े रहते हैं और कई बार
नहीं रहता है कि हमारे शरीर में कहाँ पे क्या पड़ा है, और जब वो दिक्कत देता है तब हमें पता चलता है। सर क्या नहीं कह सकते ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, जेनेटिक नहीं होती, बस एक संयोग होता है, सर आप उसमें कह सकते हैं। पिक्चर एकदम नॉर्मल हो गया, ये एकदम नॉर्मल हो गया। ये ऑपरेशन के सामने से खींचा हुआ और एक साइड से बांग्लादेश निवासी हसुजमा नाम के इन व्यक्ति का ऑपरेशन आज होने के बाद आज ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, और इनके साथ बिल्कुल एक इनकी जो बीमारी थी वो लाखों में किसी एक व्यक्ति को होती है। ब्रेन के दाहिने हिस्से में काफ़ी बड़ा खून की नस का गुच्छा था, जिसे आर्टेरियो वीनस मैलफॉर्मेशन कहते हैं। नॉर्मल खून की नसें जो ब्रेन के अंदर खून का संचार करती हैं, कभी कभार वो इस तरीके के एक ऐसा गुच्छा बना देती हैं कि उसके कारण पेशेंट को झटके और ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। इन्हें आज से 3 वर्ष पहले एक मिर्गी का झटका आया, जिसमें जांच के उपरांत पता चला कि इनके ब्रेन में खून की नस का गुच्छा है। इस ऑपरेशन में, जिसका इलाज ऑपरेशन था, ये इतना बड़ा गुच्छा था कि इसको अन्य विधाओं से ठीक करना संभव नहीं था। लेकिन ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वही खून की नसें नॉर्मल दिमाग को भी सप्लाई कर रही थी और वही खून की नसें इस गुच्छे को भी सप्लाई कर रही थी। तो नॉर्मल और अबनॉर्मल के बीच को डिस्टिंग्विश करना और पेशेंट को सुरक्षित रखते हुए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस ऑपरेशन के पीछे एक लंबी चौड़ी तैयारी की गई और उसके बाद एक 14 घंटे चले इस ऑपरेशन में, जिसमें बहुत ही सावधानी से उन खून की नसों को जो इस गुच्छे के अंदर जा रही थी, उन्हें सेक्रीफाइस करते हुए उन नसों को जो कि नॉर्मल ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, बचाते हुए इस ऑपरेशन को किया गया। 14 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अगले दिन होश में लाया गया और वो पूरी तरीके से स्वस्थ था। उसे किसी तरीके का कोई लकवा या किसी तरीके की कोई और समस्या नहीं होने पाई। ये ऑपरेशन न्यूरोसर्जरी के सबसे जटिलतम और सबसे खतरनाक ऑपरेशन में से एक माना जाता है, जिसको आज हसुजमा के परिवार के भरोसे और ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने पूरी सुरक्षा से अंजाम दिया। डॉक्टर साहब, बीमारी का क्या नाम है और उनको बांग्लादेश में जैसे रहने वाले हैं तो वहाँ के अलावा इंडिया में कहाँ ये दिखा सकते हैं? इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम जो है राइट टेम्पोरो पेराइटो ऑक्सीपिटल आर्टेरियो वीनस मैलफॉर्मेशन। ये इस बीमारी की जानकारी के बाद इन्होंने बांग्लादेश के बड़े शहरों, ये नौगांव के रहने वाले हैं, इन्होंने वहाँ पे भी अपने ढाका और जगह कंसल्ट किया, और फिर ये अपने देश में इन्होंने चेन्नई, मुंबई जैसे सेंटर्स पे, वहाँ के लीडिंग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इन्होंने इस बीमारी के संदर्भ में वहाँ पे डॉक्टरों से विचार विमर्श किया। आपके कैरियर में अभी तक ये कौन सा ऑपरेशन है? पहले आप कितने कर चुके हैं, कितना चैलेंजिंग रहा है सबसे? ये जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑपरेशन बहुत ही, ये बीमारी बहुत ही अनकॉमन है, लाखों में एक होती है। लेकिन ईश्वर की कृपा से 2007 से आज 2022 में, पिछले 15 साल में मैंने इस तरीके के 8 ऑपरेशन किए। लेकिन बाकी 7 और इसमें एक काफ़ी बड़ा अंतर ये था, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुच्छा था, बाकी इसकी तुलना में इतने बड़े नहीं थे जितना ये था, और इसके अंदर जा रही खून की नसें बाकियों से बिल्कुल अलग इस मायने में थी, क्योंकि वो नॉर्मल दिमाग के बड़े हिस्से को सप्लाई कर रही थी। तो एक बेहद खतरनाक पहलू ये था कि पेशेंट को ऑपरेशन के किसी भी क्षण में लकवा और ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था। तो ऑपरेशन के समय क्या क्या दिक्कत है? जैसे आपने बताया कि भी नस वहाँ कुछ फट गई थी, क्या हो गया? इस ऑपरेशन में चूंकि नसें इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटर थी, चारों तरफ से इस गुच्छे के अंदर, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से गुच्छे नसें इसमें जा रही थी। तो ऐसे में इस ऑपरेशन में हम लोग का एक मुख्य स्टेप होता है कि सबसे पहले इसको खून देने वाली नसों को हम लोग ब्लॉक करते हैं, और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि इससे जो खून निकलने वाली नस होती है उसको हम लोग लास्ट में ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जटिलता ये थी कि जो खून निकलने वाली नसें थी वो कई तरफ फैली हुई थी। नतीजा वो आमतौर पे सिर्फ एक तरफ होती है, लेकिन इतने बड़े गुच्छे के कारण इसकी नसें ऊपर की तरफ भी जा रही थी और नीचे की तरफ भी जा रही थी। तो एक चारों तरफ से ट्यूमर टेंट हो चुका था। हम चारों तरफ से रिसेक्ट करने का एक सबसे खतरनाक पहलू, जिसको कहते हैं हम लोग कमांडो रिसेक्शन,
इसका नाम ही इस प्रोसीजर का हो जाता है उसके बाद कमांडो रिसेक्शन, क्योंकि फिर आपको पूरी तरीके से कमांडो के तरीके से इस लीजन को एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो एक लास्ट रिफर जो इसका था, इसका एक लास्ट स्टेप इस ट्यूमर का था, 12 घंटे बाद फिर मुझे उस ऑपरेशन को कमांडो रिसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। और कमांडो रिसेक्शन के बाद हमने पूरी तरीके से ब्लीडिंग रोकी और उसके बाद फिर हमने जब रिसेक्ट करने के बाद देखा तो हमने पाया कि सारी ब्लीडिंग रुक चुकी थी, सारी खून की नसें जिन्हें हम बचाना चाह रहे थे हम बचा चुके थे और हम ट्यूमर को पूरी तरीके से एक्सरसाइज कर चुके थे। कितना टाइम लगा इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से संपादित करने में लगभग 14 घंटे का समय लगा, जिसमें 2 घंटे की सर्जरी और लगभग 12 घंटे का सर्जिकल टाइम था। 2 घंटे की एनेस्थीसिया और 12 घंटे का एक सर्जिकल टाइम था। आज 6ठा दिन है, ये पेशेंट पूरी तरीके से नॉर्मल है और आज घर जा रहा है। कितने लोगों ने साथ दिया होगा? टीम में कितने लोगों ने साथ दिया? इस टीम में हमारे 2 एनेस्थेटिस्ट, हमारे 3 न्यूरोसर्जन और हमारे लगभग 10 के करीब ओटी स्टाफ थे, जो कि इस 14 घंटे चले इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से हमारे साथ रहे और लगातार हर क्षण एक्टिव रहे, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहे। ঝাটকা কিছু নেই, বাংলাদেশে ডাক্তার দেখায়, মানে এমআরআই করে আপনার ধরা পড়ে ওখান থেকে ঢাকাতে যায়, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, ওখানে ডাক্তার দেখায়, ওখানে ওই একই পরে ওরাও ওখানে বলে যে অপারেশন করতে হবে। বাংলাদেশের ডাক্তার বলছিল যে এখানে না করাটাই ভালো, কারণ আমাদের এখানে অত প্রশিক্ষিত ডাক্তার বা ইনস্ট্রুমেন্ট নাই। তাই সিদ্ধান্ত নিই যে ইন্ডিয়াতে আসবো। প্রথমে যাই চেন্নাই, এমজিএম হাসপাতাল, চেন্নাই। তো ওখানে যাওয়ার পর এনজিওগ্রাম করার পর মনের ভিতরে একটা কেমন যেন একটা আসে, মানে ওদের আচরণটা খুব একটা যে লাগলো না, মানে টাকা পয়সা একবার বললে এনজিওগ্রামে ভালো হয়ে যাবে, 3বার বা 4বার করলে ভালো হবে। পরে বললো যে অপারেশন করতে হবে, টাকা লাগবে 9 লাখ টাকা इंडियन रुपीज 9 लाख। अच्छा, अभी तो ये बोलिए कि यहाँ पे आए, इनका इलाज हो गया, अब कैसा लग रहा है इनको? सब फालतू बोलने के लिए চিকিৎসা সম্পর্কে খুব শোনার পরে আমার একটা হলো যে আমি আজমগড়ে আমার এই বিয়ের সঙ্গে এখানে আসলাম ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে। এখানে এখন বর্তমানে ইনশাআল্লাহ ভালো। मेरा नाम नौशीन है, मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ। तो पहले इन्हें 20 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। हमने जितने भी डॉक्टर्स दिखाए सब ने माइग्रेन के ही इलाज किए। फिर 2019 के अक्टूबर की 5 तारीख को इन्हें झटका आया, तो फिर हम इन्हें ले गए। वहाँ पर MRI करने के बाद पता चला कि AVM का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन चल रही थी। फिर 2021 में हमने फिर से MRI करवाया, तो पता चला कि ये बढ़ रहा है। तो हमारे वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द ऑपरेट कर लेना अच्छा है, पर हमारे बांग्लादेश में इतने अच्छे डॉक्टर या ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो इंडिया जाना बेटर रहेगा। तो पहले मेरे पापा इनको साथ लेकर चेन्नई गए। तो चेन्नई जाने के बाद वहाँ खर्चा थोड़ा ज़्यादा था, वो लोग बता रहे थे कि तकरीबन 9 लाख तक खर्चा होगा। तो फिर हम यहाँ आए और यहाँ ऑपरेट किया अनूप सर ने। अब वो बिल्कुल ठीक है, ठीक से चल फिर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। यहाँ कितना खर्च लगा ये तो मेरे पापा बता पाएंगे, वो सब ये कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश से इंडिया में आने के कानूनी कार्रवाई है, वैधानिक हाँ, दिक्कतें हैं, उसको आप सब कर ही आए हैं, कोई बात नहीं है। तो ऑपरेशन के बाद किसी तरह की कोई कॉन्सिक्वेंसेस बोलने में तकलीफ चलने नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अब ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है।